लवप्रीत बताओगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन? हाँ जी, लवप्रीत को नहीं आती, तुषार आप बता दो। नहीं पता, नहीं पता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन सबसे पहले पहले यही स्टार्ट करवाया था हमने। मैम मैं बताऊं? हाँ जी। Consumer protection is the practice of safeguard the buyer of services and goods of the public, मैम कि उन्हें बचाते हैं मैम अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द मार्केट प्लेस। उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने कुछ लॉज और कुछ एक्ट्स डिफाइन किए हैं ताकि जो कंज्यूमर है उसे सेफ गार्ड किया जा सके। देखो, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, नाम ही एक्ट है। एक्ट का मतलब ही होता है कि ये हमारे को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए है, जहाँ क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन वर्ड ही है, अगर नहीं भी आती तो उसी डेफिनेशन उस वर्ड से देखो, प्रोटेक्शन करता है किसकी? कंज्यूमर की। कुछ ना समझ आए तो आप इतना तो बता ही सकते हो, ये वो एक्ट है जहाँ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब किस चीजों से किया जाता है वो आप नाम लिख दो। कितनी सारी चीजें, ट्रेड प्रैक्टिसेस है, एक्सप्लॉयटेटिव है, फंक्शनिंग है। unfair trade practices, हाँ unfair trade practices. हाँ, अनट्रेड प्रैक्टिसेस से, वही मैं कह रही हूँ ना। तो सीधा सा है कि ये एक एक्ट है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, सर्विस प्रोवाइडर है, मैन्युफैक्चरर से है, एक्सप्लॉयटिव Traders. तो कितनी सारी चीजें हैं, उन सबसे हमें प्रोटेक्ट करवाता है। बस और कुछ ना भी आए तो आप इतना भी बता सकते हो। अब आ जाता है कि कंज्यूमर को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको उसकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझा के, एजुकेट करके, ठीक है। उनको जो अनट्रेड प्रैक्टिसेस है सेलर्स की, उनसे प्रोटेक्ट करके, उनको या तो सीधा सीधा कहे कि रीड्रेसल कर सकते हैं वो, उसको इजी मेथड कर दे कि कहाँ वो कंप्लेन करेंगे, तो वो भी एक उसको कर सकते हो। फिर उनको आप एनकरेज भी कर सकते हो कि आप किसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाए, ताकि आप कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए बात कर सके। तो कहीं ना कहीं आप कंज्यूमर को जो है प्रोटेक्शन को इन सारी चीजों से समझा सकते हो। बस ये ध्यान रखना है, जब भी आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो उनको दो चीजों से करोगे, गुड्स से भी और सर्विसेज से भी। यहाँ दोनों चीजों की बात हो रही है। गुड्स जो आपने कंसीडरेशन मतलब पैसे दिए हैं, ठीक है, हर बार याद रखना है आपके पास बिल होना चाहिए और कैश दिया हो, ठीक है, थोड़ा बहुत दिया हो, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं पार्टली पेड भी हो जाए। ऐसी सर्विसेज है, चाहे वो पार्टली पेड सर्विसेज हो, आप उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इसी में आ जाती है, क्योंकि अब इंपॉर्टेंस कट चुकी है, पहले मैंने वैसी बता दी थी पर अब मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगी, तो हम सीधा देखते हैं कि क्या क्या लीगल प्रोटेक्शंस हमें कंज्यूमर्स को मिली हुई है। तो इसमें अलग अलग एक्ट्स है। मैंने बोला था इन एक्ट्स के बारे में बजाय इनको पूरा पूरा लर्न करने के, आप एक तो एक्ट याद रख लो और उसका ईयर याद रख लो। जैसे पहला तो है ही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये तो चलो हमारे चैप्टर का नेम है। अगर आए भी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कौन सा एक्ट है, हो सकता है 4 ऑप्शंस हो आपके पास, तो आप इजीली बता दोगे 1986 है, ठीक है ना। और ये तो चलो आपने चैप्टर में पढ़ा है तो आपको सारी डिटेल इस चैप्टर की इसके बारे में पता है। अब सेकंड पे आ जाते हैं, अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पहले तो इसका ईयर याद रखना है कि 1872 है। वैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके अलग अलग ईयर्स दिए हुए हैं हर जगह, ठीक है। कई जगह 1982 दिया हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है चेंजेस होते रहते हैं इन एक्ट्स में, तो मैंने देखा है अलग अलग बुक्स में अलग अलग ईयर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अपना एनसीईआरटी के हिसाब से रिवाइज किए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये 72 है या 82 है, ये एक बार मैं वैसे कंफर्म फिर भी कर लूंगी।
तो इस अब ये पता हो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है क्या, आप एक लाइन इसकी बस पता हो आपको, ठीक है, इसकी डिटेल नहीं आती लेकिन वो एक लाइन अगर आ जाए तो आपको पता हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या, नाम ही कॉन्ट्रैक्ट है, जहां दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट होगा और कोई उसे ब्रीच कर देगा, तोड़ देगा कॉन्ट्रैक्ट को। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है बीच में तोड़ देना, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और बाद में किसी रीजन से उसको कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑब्वियस है इस एक्ट में कंडीशंस है, पार्टीज की प्रोमिसेस है जो एक दूसरे को बाइंड करती है, और अगर वो तोड़ देते हैं तो क्या क्या होता है उनके साथ, वो इस बुक में है। ये आगे आप लॉ करोगे या बीकॉम करोगे उसमें पूरी बुक है इस पे। नेक्स्ट आ जाता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स के एक्ट है 1930, आपने नाम याद रखना है और ये याद रखना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि आपने सेफगार्ड करना है अपने बायर्स को, ठीक है, अगर वो कोई कंडीशंस, कोई वारंटीज हैं, जो भी सेलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है तो आपने उनको बतानी है, ठीक है, उनको एक्सप्रेस करनी है, मींस उनको वारंटीज के बारे में बताना है। फिर है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। एसेंशियल कमोडिटीज होती है जो एसेंशियली रिक्वायर्ड होती है, जिनकी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। तो इसमें ये देखना है कि इक्वल क्वांटिटीज हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। कोई एसेंशियल होता है, जैसे आप इजी वे में कहूँ राशनिंग की शॉप्स होती है, तो देखो कहीं ये ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कर रहे, कोई ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं अर्न कर रहे, गवर्नमेंट से सस्ता लेके हमें महंगा तो नहीं दे रहे, तो ऐसी चीजों के रिलेटेड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाना। फिर आ जाएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट। जो एग्रीकल्चर का सामान होता है वहां ग्रेडिंग होती है, वहां स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं और उनपे एग मार्क का निशान होना चाहिए, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आप इसमें बता सकते हो। फिर आ जाएगा प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। फूड अडल्ट्रेशन एक्ट का क्या मतलब है, ये अडल्ट्रेशन को चेक करेगा, स्टैंडर्ड्स चेक करेगा कि जो ये खाना है, जैसे मिल्क हो गया या देसी घी हो गया, इनके एग्जांपल्स ही आ जाएंगे, क्या वो पब्लिक हेल्थ के लिए अच्छे हैं, उनकी क्वालिटी जो है वो प्रॉपर मेंटेन है, वो जो फूड आइटम्स है, कई चीजें हैं खाने पीने की, तो उनपे वो चेक करता है। फिर है स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, की जो वेट्स और मेजर्स है, आप कई बार पकड़े जाते हो, पहले हमने देखा भी है, वो सही नहीं वेट किया होता, हमें कह देते वो 1 kg का है लेकिन वो कम निकलता है, तो ऐसी प्रॉब्लम जहां भी आती है, ठीक है ना, वो सारी आप यहाँ पर जाके कर सकते हो, जहां अंडर मेजर हो जाता है, अंडर वेट चीजें दी जाती है। फिर है ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ट्रेडमार्क एक्ट ऑब्वियस है, फ्रॉड से हमें बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, कई चीजों की हमारा अपना प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई और उनको यूज कर रहा होता है, उनके सामान को लेके, उनकी चीजों को लेके, ठीक है, हमारी चीजों को वो यूज कर रहे हैं, तो वहां आप ये कर सकते हैं। फिर कंपटीशन एक्ट है, जहां इल प्रैक्टिसेस जो होती है, जैसे मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे कंपटीशन एक्ट में, कि जो भी मोनोपोली करता है, जैसे रेलवेज है, रेलवेज में पता है कि कोई भी ये रेट लगा देते हैं, पर अब तो रेलवेज ने भी कर दिया है, एक रेट फिक्स कर दिया, पर उसके अलावा भी वो कई बार हमसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो वो सारी चीजें वो देखता है। कंपटीशन मींस आपके कॉम्पिटिटर्स का क्या रेट है और आप किस रेट में उसको सेल कर रहे हो। फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट है, जो क्वांटिटीज ब्यूरिफाई करता है, ISI मार्क हो गए, जो हमारे ये हो गए, उनकी क्वालिटी सर्टिफिकेशन देता है, प्लस स्टैंडर्ड्स क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करवाता है। तो ये इनका वर्क होता है कि ये चेक करे जो भी मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं वो प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आपको अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको ऊपर लिखा आ सकता है आइडेंटिफाई द एक्ट, और आपको कोई एक लाइन दे दी जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया, दिस एक्ट कंट्रोल्स द माल प्रैक्टिसेस ऑफ अंडरवेट और अंडर मेजर, तो हम फटाफट बता पाएंगे, हमने पढ़ रखा होगा तो, कि स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट वाला, ये 1976 वाला जो पॉइंट है, ये उसकी बात कर रहा है। One can refer to this act in case of breach of contract,
तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो, फिर यानी कि यहाँ उसकी बात हो रही है। वारंटीज वाला आया, अभी हमने वारंटीज वाला पढ़ा, सेल ऑफ गुड्स। तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट वो याद रखना होगा और उससे रिलेटेड कभी भी कुछ आएगा तो आप इजीली पहचान लोगे। थोड़ा सा इनको, मैम हाँ जी, जैसे ये हमने एक्ट कर दिया, ये हमें अलग से क्वेश्चन मिल सकता है कि एक्सप्लेन लीगल प्रोटेक्शन एक्ट? नहीं नहीं, अब भाई तो कह रही हूँ एक्सप्लेनेशन नहीं आती, ये 1 मार्क क्वेश्चंस में आएगा, ये कुछ 3-5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में नहीं आएगा। आपको ये ऐसा आ जाएगा ना, जैसे मैंने अभी एक लाइन दी, नीचे 4 ऑप्शंस दे दी, तो आपने वो पहचान लेना कौन सा वाला एक्ट था, ठीक है ना। जहां मैंने अभी, जैसे मैंने एक्ट का नाम लिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपको 4 ऑप्शन होगी, कंपटीशन एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, या सेल ऑफ गुड्स है। तो आपको जो पता है अपना, ये तो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आपने ऑप्शन ए बी जो भी होगी वो भर देनी है। इस टाइप के आएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, 1 लाइन लिखनी होती है, 1 मार्क होते हैं, 1 वर्ड होते हैं, एमसीक्यूज है, ट्रू फॉल्स है। क्योंकि आपका पेपर इस बार गूगल फॉर्मेट से बन रहा है, तो उसमें तो आपका या एमसीक्यूज आ सकते हैं या ट्रू फॉल्स, इसी टाइप की चीजें आ सकती है जो चेक मैम हो जाए। हाँ जी, मैम जो कह रहे हो कि एमसीक्यूज हमारे गूगल ऑफिस में बन रहे हैं ड्राइव पे मेरे ख्याल, हाँ जी, मैम उसमें अगर स्क्रीन भी बंद हो जाए सारा रिबूट हो जाता है, सारे मतलब फिर से करना पड़ता है। नहीं ऐसे भी है कोई, नहीं वो मैम पेपर हुआ है उसमें, मैम, मैम, और इंग्लिश में उसमें टेस्ट मैम में। अगर मैम पीछे से आंसर गलत फीड हो ना मैम, तुम्हारा मैम स्कोर भी गलत आता है फिर। तो वो तो फिर आंसर फीड सही होंगे ना। वो चांसेस गलत कब होते हैं, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स है, मान लो मैंने आंसर किसी का लिखा द कंपटीशन एक्ट, मैंने द वहां छोटा डाल दिया, आपने बड़ा डाल दिया, कैपिटल लेटर में डाल दिया, हो सकता है फिर मैच नहीं होगा, वो मैम आपका हमारा गलत स्कोर तो लिखा। वही आया ना मैम, आप तो रीचेक नहीं करोगे ना। मैम स्कोर तो गलत हो नहीं तो हम उसमें फिर पूरा पेपर चेक करते हैं कि किस बच्चे ने ठीक लिखा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि छोटी क्लासेस के भी हुए हैं, हम उसमें प्रॉपर चेक करते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि आपने द छोटा लिखा या बड़ा लिखा और हम गलत कर देंगे, नहीं, वो आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। मैम बस थोड़ा देख कोशिश लेना। करेंगे ऐसा पेपर हो ही ना, ठीक है, हम एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स ही डालेंगे, ताकि वो तो फिर ट्रू हो या फॉल्स होगा, या एमसीक्यू तो हो, एमसीक्यू जो ठीक लिखोगे वो ही मिलेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स का पंगा ही नहीं डाल रहे फिलहाल, ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा सबके लिए, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक। नेक्स्ट आ जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे डेफिनेशन ही है, ये प्रोटेक्ट करती है, प्रमोट करती है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। ये एक बहुत ही स्पीडी और इन एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही लेस कॉस्टली है, मतलब बहुत ही सस्ता है, फॉर रीड्रेसल। रीड्रेसल क्या बताया था मैंने, किसी को कंपनसेशन लेना है, रेमेडी लेनी है ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस होती है शिकायतें, सजेशंस देना कुछ, जो ये एक्ट है ये कवर करता है, चाहे वो बिग फर्म है, चाहे वो स्मॉल फर्म है, चाहे प्राइवेट है, पब्लिक है, कोऑपरेटिव है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, सबसे प्रोटेक्ट करता है ये हमें। तो ये हमारा आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आप यही लाइन लिख देना डेफिनेशन में तो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इसके राइट्स, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं कई बार करवा चुकी हूँ और आपको पता ही है, ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्वियस है आ जाता है, इसमें तो एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, प्लस अगर कोई बिग क्वेश्चन डालना तो वो तो है ही है। पहला आ जाएगा राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी हो जाता है जब भी लाइफ और हेल्थ की बात आ जाती है, जहां कुछ ऐसे प्रोडक्ट जहां हमें प्रोटेक्शन करनी है डेंजरस प्रोडक्ट से, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स है, जरा सा भी कुछ हो जाए तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां राइट टू सेफ्टी का ध्यान रखना है। खासकर आईएसआई मार्क है जो, उसको ध्यान में रखना है राइट टू सेफ्टी में, ठीक है ना। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी आप कह सकते हो, डेट ऑफ एक्सपायरी को भी ध्यान में रखना है, प्लस क्वालिटी एश्योरेंस भी लेनी है। फिर आ जाता है राइट टू बी इन्फॉर्म, आपका पूरा राइट है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में पता हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता हो प्रोडक्ट के बारे में,
जिसमें प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शन टू यूज, वही लेबलिंग वाला सारा कुछ आ जाएगा। फिर आ जाता है राइट टू चूज, कंज्यूमर को पूरा राइट है चूज करने के लिए वेरियस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स से। जो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं तो आपका पूरा फ्रीडम है कि आपको दिखाए जाए और आप उसमें से चूज करो, चाहे वो क्वालिटी के बेसिस पे हो, ब्रांड, प्राइस, साइज, सब कुछ दिखाना चाहिए एक सेलर को। फिर आ जाएगा राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड है आपकी जो भी कंप्लेंट है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सुना जाए। उसको सुनने के लिए क्या है, आपकी जो भी शिकायतें हैं उनके लिए कई एजेंसीज बनी हुई है, ठीक है ना, जैसे कस्टमर केयर सर्विसेज बनी होती है। नेक्स्ट आ जाएगा राइट टू सीक रीड्रेसल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने राइट दी है कि आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। अगर आपका जो भी स्टैंडर्ड था, जो भी आपने क्वालिटी मेंटेन करके रखने का सोचा था और वो आपको नहीं मिली परचेज करने पे, तो वो आपको उसमें रिलीफ देगा। रिलीफ किस टाइप से दे सकता है, या तो रिप्लेसमेंट कर देगा प्रोडक्ट की, या उस डिफेक्ट को रिमूव कर देंगे, या आपको उससे रिलेटेड कंपनसेशन मिल जाएगा अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो। फिर आ जाएगा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। यहाँ कंज्यूमर को नॉलेज दी जाती है, एजुकेट किया जाता है अबाउट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उसको अवेयर किया जाता है कि उसकी क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको कहा जाता है कि जो पैकेजिंग पे लिखा है उसको ध्यान से देखें, ठीक है। खुद तो एजुकेट हो और औरों को भी एजुकेट करो। तो ये हमारे कुछ राइट्स है। किसी को अभी भी कोई भी राइट नहीं आता तो पूछ ले, क्योंकि ये इतना इजी टॉपिक है, फिर भी कईयों की गलतियां थी उसमें। फिर आ जाता है हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सीधी सीधी हमारे दिमाग में आती है, सबसे पहला है हमें चूज करने दिया जाए। दूसरा है हमें जब भी चूज करें तो देखें कि ISI मार्क है, FPO है, एग मार्क है, हॉल मार्क है, तो ये थोड़ी चीजों का आपको नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी बात है आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको प्रोडक्ट यूज कैसे करना है। आपको पढ़ना लिखना पता होना चाहिए, आना चाहिए कि प्रोडक्ट को यूज करने से पहले आप उसको देख ले। और सबसे इम्पोर्टेंट है कैश मेमो जरूर ले ले, अगर वो नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा फेयर डीलिंग करें। फेयर डीलिंग तभी होगी जब आप कैश मेमो लोगे। अगर आप खुद ही ब्लैक मार्केटिंग में ले रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। ऑनेस्ट रहे अपनी डीलिंग्स में, ना आप खुद करें गलत काम, ना उनको करने दें। इसके अलावा सोसाइटीज के पार्ट बने, ताकि कभी भी आपको कोई कंप्लेंट करनी हो या किसी को एजुकेट करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। और जो भी शॉर्टकमिंग्स है वो आपको पता हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करें, ऐसे प्रोडक्ट्स ना यूज करें जो पोल्यूशन करे, हमारे एनवायरनमेंट को खराब करे। तो ये कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इनको ध्यान में रखो तो आप इजीली खुद को भी और औरों को भी, ठीक है, एजुकेट कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये कुछ साइंस है, आपको ये साइंस याद रखने हैं, ठीक है। अभी तो पॉसिबल नहीं है कि साइंस के साथ क्वेश्चन आए, पर ऐसे पेपर में आ सकते हैं। आपको कुछ पर्टिकुलर साइन दिया होगा और आपको बताना होगा ये साइन किसका है, 4 ऑप्शंस हो सकती है, तो थोड़े से साइंस की आपको पहचान होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आप कैसे अवेयरनेस कर सकते हो, आपको अवेयर तो करवा दिया चलो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लेकिन कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहला तो है सेल्फ रेगुलेशन बाय द बिजनेस। मीन्स हर बिजनेसेस को कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं कंज्यूमर इज द किंग। अगर वो आज नहीं करेगा तो कल को कस्टमर आएगा ही नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा फर्म्स को कस्टमर केयर सर्विसेज बनानी चाहिए, ग्रीवेंसेस सेल्स बनाने चाहिए जहां वो अपनी प्रॉब्लम शिकायतें कर सके, फिर उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए। तो ज्यादातर तो सेल्फ आजकल बिजनेसेस जितने भी बन गए हैं ये एश्योर करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो पहले हमारे पास आओ, बजाओ सीधा कंप्लेंट करने के। सेकंड आ जाता है बिजनेस एसोसिएशन। आजकल काफी सारी बिजनेस एसोसिएशन बनी हुई है जो ट्रेड, कॉमर्स,
से रिलेटेड होती है, जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, जिसे आप फिक्की के नाम से भी जानते हैं। ये कस्टमर्स को गाइडलाइन करती है, मेंबर्स को बताती है कि कैसे डील करना है। यहाँ सेलर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, सबको सिखाती है ये, उनको गाइड करती है कि एक कस्टमर, क्योंकि आज की मार्केट में कस्टमर किंग है, तो उसको कैसे डील करना है आपने। फिर आ जाता है कंज्यूमर अवेयरनेस। आजकल कंज्यूमर को अवेयर किया जाता है, उसको सेफ गार्ड किया जाता है, उसको उसके इंटरेस्ट का बताया जाता है कि धोखा नहीं खाना, ठीक है ना, कि अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस सेलर्स करते हैं, तो तुम भी अपनी कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो। जैसे कैश मेमो की बात आ गई, जब खुद ही नहीं समझेंगे तो फिर वो औरों को क्या समझाएगी। तो खुद भी तो अवेयर हो जाओ ना, कंज्यूमर खुद भी अवेयर हो जाए। फिर नहीं तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है जो प्रोटेक्ट करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है इनकी, ठीक है। ये प्रेशर डालती है बिजनेस पे कि कोई भी ये गलत काम ना करे, अगर कर रहे हैं तो उससे बच ले, ठीक है ना, नहीं तो बाद में बिजनेस लाइसेंस सब कुछ रद्द हो जाता है। और गवर्नमेंट तो फिर है ही है, लास्ट स्टेप है। नहीं तो गवर्नमेंट भी आजकल बहुत हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है। वो तो कितनी कितनी एड्स भी निकाल रही है, जागो ग्राहक जागो टाइप, ठीक है। उसने तो 3 टायर सिस्टम भी लगा दिया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वहां आ जाओ। हेल्पलाइन नंबर्स निकाल रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर्स आपके टोल फ्री नंबर है, वो भी आपको गिवन है कि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप वहां प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट तो है ही है। तो कई सारे वेज और मीन्स है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, मान लो 3 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन सेल्फ रेगुलेशन एज अ मीन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हाँ, इसको कौन एक्सप्लेन करके बताएगा? सेल्फ रेगुलेशन एज अ मीन टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आदित्य बताओ, सेल्फ रेगुलेशन फर्स्ट पॉइंट था हमारा, उन्होंने कहा एक्सप्लेन करो सेल्फ रेगुलेशन। आपकी आवाज बड़ी धीरे आ रही है। धीरे आ रही है, चलो अब आ गई सेल्फ रेगुलेशन। क्या मैम? एक्सप्लेन सेल्फ रेगुलेशन एज अ मीन्स टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जो पॉइंट है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन पूछ रहे हो? हाँ, फर्स्ट पॉइंट। अभी तो बताया कि बिजनेसमैन को खुद ही देखना पड़ेगा ना, सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा। हाँ, सिंदर आप बताओ, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। As businessmen know that their long-term interest is to serve their customers well, so they decided to make grievance cells and redressal centers in their own firms. हाँ, ताकि उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं हमारे कस्टमर्स की, उनको सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। तो वो ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं ताकि जो बिजनेसेस हैं वो सेल्फ रेगुलेट हो जाए, ठीक है ना, उनको किसी और की जरूरत ही ना पड़े। अगर मुझे कंप्लेन करनी है तो वो कहते हैं पहले हमारे पास आओ, ठीक है। हम नहीं सुनेंगे तो फिर जाना गवर्नमेंट के पास और ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाना। क्लियर है? सेल्फ रेगुलेशन बाय द बिजनेस। अब इसमें हमने सारे पॉइंट्स पढ़े, सेल्फ रिपीट कर रही हूँ मैं। सेल्फ रेगुलेशन बाय द बिजनेस है कि बिजनेसमैन खुद भी ध्यान देंगे, बिजनेस एसोसिएशंस बनी हुई है कई सारी, वो ध्यान देंगी,
कंज्यूमर खुद अवेयर होगा, वो खुद ध्यान देगा। कंज्यूमर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, ये वहां जा सकता है, वो भी ध्यान देंगे। प्लस गवर्नमेंट तो है ही है। तो ये सारे तरीके हैं, ठीक है, जिससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम बात करें रीड्रेसल की, रीड्रेसल एजेंसीज हमारी बनी हुई है, पर उससे पहले हमें पता हो रीड्रेसल एजेंसी से पहले हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। कंप्लेंट जो है वो कौन कर सकता है? एक कंज्यूमर कर सकता है, हमने बात की थी, पहले भी की हुई है ये बात। एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन कर सकती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कंज्यूमर एसोसिएशन बनी हुई है। मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है मान लो कंप्लेंट करने में, तो मैं कंज्यूमर एसोसिएशन के पास जाऊंगी, वो कर देगी हमारी तरफ से कंप्लेंट, पर वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। फिर वो भी नहीं करती तो मैं सेंट्रल या गवर्नमेंट ऊपर बनी हुई है, गवर्नमेंट का भी पॉइंट हमने पढ़ा है, गवर्नमेंट को कह दूंगी, वो करेगी, मैं नहीं तो कंप्लेंट। या फिर अकेले डर लगता है तो हो सकता है हम 3-4 कंज्यूमर्स मिलके भी कर सकते हैं सेम। वो कहेगा मुझे भी कंप्लेंट आ रही है, हम एक आधे को और पूछेंगे, हो सकता है उनको भी आ रही हो, तो मिलके भी कर सकते हैं। कोई और नहीं तो हमारी तरफ से एक एडवोकेट हम ला सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ला सकते हैं, वो कर देगा कंप्लेंट, ठीक है ना। तो कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, बस ध्यान रखना है कि कौन कौन कर सकता है। वो नहीं कर सकता जिसने खुद खरीदा है बेचने के लिए, ये हम पहले बात कर चुके हैं। एक प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर कंप्लेंट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसने गुड्स कंज्यूम नहीं करने। क्लियर है? अब कर किसके अगेंस्ट सकते हैं कंप्लेंट? सेलर के अगेंस्ट कर सकते हैं हम, मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, ट्रेडर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, जिन्होंने हमें क्या बेचे हैं, डिफेक्टिव गुड्स या डिफेक्टिव सर्विसेज दी है। ध्यान रखना बार बार, गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात आएगी। और डिफेक्टिव या मतलब क्या है? कोई डैमेज हो सकता है, कोई फॉल्ट हो सकता है, उसमें क्वालिटी इंफीरियर हो सकती है, हो सकता है प्योरिटी की चीज ना हो सकता है क्वांटिटी वेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो कोई भी चीज डिफेक्टिव में आ सकती है। डिफेक्टिव का मतलब सिर्फ डिफेक्टिव वर्ड से ही मत लेना, या डिफेक्टिव कुछ भी हो सकता है। डैमेज, फॉल्ट इन वर्किंग, फॉल्ट इन वर्किंग क्या होगा? मैं मोबाइल लाई, वहां तो चला, घर आके चला ही नहीं। वॉशिंग मशीन लाई, वहां तो उन्होंने कहा नहीं दी है और आप घर आके ठीक नहीं थी, ठीक है ना। इंफीरियर क्वालिटी का मतलब क्या है? बोला उन्होंने नाइकी के शूज है लेकिन वो निकले किसी और कंपनी के। प्योरिटी की बात करें तो उन्होंने कहा था 100% प्योर घी है लेकिन उसमें मिलावट थी। इनकरेक्ट क्वांटिटी का मतलब क्या है? उसने बोला 1 kg है, घर आके हमने चेक किया तो वो 1 kg से काफी कम था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो सकती है। तो ध्यान रखना है, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, तो कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, ये सारों में से कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। क्लियर? Yes, ma'am. अब इसमें क्वेश्चंस काफी तरह के बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें किस टाइप का क्वेश्चन आया है। हमने पहले कई बार किए हैं, प्रोडक्ट्स लाए ISI मार्क के नहीं थे, ठीक है, तो वहाँ सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने काफी पहले ही तैयारी कर रखी है इनकी। मैम ज्वेलरी पे कौन सा मार्क होता है? हाँ, ज्वेलरी पे कौन सा मार्क होता है मैम? हॉलमार्क। ओके। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फिजिकल प्रोटेक्शन का क्या मीनिंग है यहाँ? व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल प्रोटेक्शन? Right to बंदा जाके safety. कंप्लेंट कर सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमें प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट फिजिकल प्रोटेक्शन। Right to safety. नहीं, उन्होंने तो मीनिंग पूछा है,
फिजिकल प्रोटेक्शन का क्या मीनिंग है, मैं पूछ रही हूँ। यहाँ क्वेश्चन आए कि आपको जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, वो आपको फिजिकली प्रोटेक्ट करता है। फिजिकली मतलब मैम मतलब कि कोई डेंजरस कंज्यूम ना हो, अनसेफ है, जो डेंजरस चीज कंज्यूम ना करे। बिल्कुल सही है, जो डेंजरस है, ठीक है, जो आपकी लाइफ के लिए डेंजरस है, इंजीरियस टू हेल्थ है, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना है। जैसे मोस्टली इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में आ जाता है। अब सिगरेट का अगर एग्जांपल ले तो वो हम नहीं ले सकते क्योंकि उसपे ऑलरेडी मेंशन होता है, ठीक है ना, फिर भी आप सिगरेट ले रहे हो तो वो आपकी गलती है, तो वो हम इंजीरियस टू हेल्थ में नहीं ले सकते। हम ये नहीं कह सकते यस मैम। हमने सिगरेट ली थी, हमारे लंग्स खराब हो गए, तो किसने कहा था आपको लेने को, तो वो नहीं चलेगा एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये